हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूं काफ़ी बेहतरीन होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फाउंडेशन बैच में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे बर्डिंग के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मोड के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बर्डिंग। यह है चौथा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इस सब में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बच्चों को समझ ही में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। स्पोर फॉर्मेशन में भी प्रॉब्लम आता है, बच्चे को ये पता ही नहीं लगता हाइफी क्या है, स्पोरेंजियोफोर क्या होता है, स्पोर क्या होता है। इस सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर भी बच्चों को बहुत भारी लगता है। क्यों भारी लगता है? क्योंकि वो वर्ड्स को समझ नहीं पाता है, रटने का कोशिश करता है। अगर इस टॉपिक को आप रटेंगे तो रट किसी भी हाल में नहीं पाएंगे। आपको सबसे पहले एक एक चीज़ को काफ़ी ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे बर्डिंग। अगर आप लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह पर मिल जाएगा। पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। 3 मोड के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है सबको पता है? पता होगा, ठीक है। ये आपके कॉपी में हेडिंग डाला होगा तो इसको हटा दो, ठीक है। सीधा फिजन से लिखो, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। चलो हेडिंग डालो फिजन। फिजन तो हो ही चुका है, बर्डिंग से डालो। रिवाइज कराने से कोई फायदा नहीं है, बर्डिंग से पढ़ लो। चलिए समझते हैं बर्डिंग क्या होता है। काफ़ी ध्यान से समझना है। जैसे मान लो यहां पर बना हुआ है हाइड्रा। क्या है बोलो? हाइड्रा। क्या है बोलो? हाइड्रा है। क्लियर है? हाइड्रा है। अब ये जो हाइड्रा है, ठीक है, इस हाइड्रा में क्या होता है कि बड बनने लगता है। क्या बनता है बोलो? बड बनने लगता है। यहां से छोटा सा आउटग्रोथ निकल जाता है। आउटग्रोथ का मतलब होता है बाहर की तरफ उभार, ठीक है। तो ये हाइड्रा में छोटा सा आउटग्रोथ आ गया। क्लियर है? ये कौन सा हाइड्रा है? ये है पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा में क्या हुआ? छोटा सा उभार आ गया। इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ उभार। जो मतलब आपको नहीं पता होगा लिखते जाना है। और आउटग्रोथ के लिए टर्म यूज किया जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब क्या होगा? कोई भी चीज़ जो बाहर निकला होता है उसके लिए बायो में प्रोजेक्शन टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब क्या होगा? ये जो आउटग्रोथ है ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ये आउटग्रोथ क्या होगा बोलो? धीरे धीरे ग्रो करेगा। क्लियर है? देखो यहाँ पर ये जो आउटग्रोथ छोटा सा आपको दिख रहा था, ये क्या हुआ? धीरे धीरे करके ग्रो कर गया। अरे क्लियर है? तो ये क्या है बोलो? ग्रोइंग बर्ड। इसको बर्ड भी बोला जाता है। ये जो आउटग्रोथ है इसको हम क्या बोल देते हैं बोलो? बर्ड भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? बर्ड। बर्ड क्या है? आउटग्रोथ है, बाहर की तरफ निकला हुआ उभार है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। तो ये जो बर्ड है यहाँ पर ग्रो हो रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो? ग्रोइंग बर्ड। अब क्या होगा? ये जो बर्ड है ये ग्रो करके पूरा प्लांट बना देगा। क्या बना देगा बोलो? पूरा एक नया हाइड्रा बना देगा। ठीक है, पूरा बना ही देते हैं अच्छे से। देखो नया हाइड्रा बनके रेडी हो गया। क्लियर है? न्यू हाइड्रा तैयार है। अब क्या होगा? ये नया वाला जो हाइड्रा है यहां से टूट जाएगा और एक हाइड्रा ये हो गया, एक हाइड्रा ये हो गया। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक नया मोड हो गया। अरे क्लियर है? तो अगर कोई बोलेगा कि बर्डिंग क्या होता है तो बता दोगे बर्डिंग क्या होता है? पता लग गया?
ऊपर से लिखते हैं। बडिंग क्या होता है पता लगा? पेरेंट ऑर्गेनिज्म में छोटा सा आउटग्रोथ निकलेगा और उसी आउटग्रोथ से जब नया ऑर्गेनिज्म आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं बोलो? बडिंग बोलते हैं। डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन। समझ गया? ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, डॉटर ऑर्गेनिज्म का मतलब समझते हो? ये जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पर लिख लो, डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? आउटग्रोथ। आउटग्रोथ का मतलब क्या होता है? उभार। उभार मतलब कोई भी चीज जो बाहर निकला हो। तो डॉटर ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन। उस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? नोन एज बड। इसको हम क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। सही है? ठीक है। जब ये पूरा ग्रो हो जाता है, व्हेन फुल्ली ग्रोन, जब पूरा ये ग्रो हो जाएगा तो इट डिटैचेज, मतलब ये क्या हो जाएगा बोलो? वहां से टूट के अलग हो जाएगा। क्लियर है? और ये नया इंडिविजुअल बना लेगा। डिटैच होके न्यू इंडिविजुअल बना लेगा, मतलब नया हाइड्रा बना लेगा। क्लियर है? न्यू इंडिविजुअल बना लेगा। किसका? हाइड्रा का, जो भी ऑर्गेनिज्म है इसमें। क्लियर है? समझ गए? एग्जाम्पल इसका क्या था पता लग गया? एग्जाम्पल इसका हाइड्रा। हाइड्रा के बारे में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि मल्टी सेल्यूलर है या यूनिसेल्यूलर। तो ये मल्टी सेल्यूलर होता है। कैसा है बोलो? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? अरे बोलो। तो कैसा ऑर्गेनिज्म है पता लग गया? मल्टी सेल्यूलर। सही है? आगे बढ़े अब हम लोग। चलो अब एक ईस्ट का एग्जाम्पल याद रखना। ईस्ट का एग्जाम्पल याद रखना। ईस्ट जो होता है ये यूनिसेल्यूलर होता है। क्या होता है बोलो? यूनिसेल्यूलर। एक ही सेल का होता है और ईस्ट एक फंगस का टाइप है। तो यूनिसेल्यूलर फंगस होता है ईस्ट। और ये जो ईस्ट है ये भी बडिंग ही करता है। समझ गए? और भी मोड होता है इस सब का, ठीक है, वो सब बाद में पढ़ना है। समझ गए ना? ये जनरल चीज हम आपको बता रहे हैं। अगर पूछा जाएगा कि बडिंग का एग्जाम्पल बताओ, बता देना हाइड्रा और ईस्ट। समझ गए? और हाइड्रा कैसा ऑर्गेनिज्म है लिखा हुआ है, और ईस्ट भी कैसा है लिखा हुआ है। चलो अब हम लोग आते हैं अगले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पे, वो है स्पोर फॉर्मेशन। नोट करो तब तक ये। बडिंग में बस इतना ही था। ठीक है, 4 हो चुका है अभी तक। क्या क्या हो गया? पहला था फ्यूजन, दूसरा क्या था बोलो? दूसरा क्या था? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा था रीजनरेशन। चौथा था अभी बडिंग। और पांचवा क्या है बोलो? पांचवा क्या है देख के बताओ कॉपी से हेडिंग। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, पहले हम लोग स्पोर फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन थोड़ा लंबा है, थोड़ा नहीं बहुत लंबा है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं 5वां मोड पर, 5 नंबर वाले मोड पर। ये है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी ध्यान से समझना, ठीक है। आप कभी ब्रेड को देखे हो जो खराब हो जाता है, क्लियर है? तो वो जो ब्रेड होता है उसके ऊपर हवा से उड़ता हुआ एक पार्टिकल्स आके गिरता है, पार्टिकल्स जैसा चीज आके गिरता है और उसी से ब्रेड खराब होता है। कैसे होता है अभी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। क्लियर है? समझ गए? जैसे मान लो एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है, क्लियर है? कहाँ बना दे, इधर ही बनाते हैं। मान लो एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा है,
क्लियर है? ये क्या है बोलो? एक छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा। अरे वो जो ब्रेड खाते हो दूध के साथ, वो वाला ब्रेड का टुकड़ा। ठीक है, अब इस ब्रेड को आप कहीं पे छोड़ दिए। ठीक है, भिंगा के रखोगे तो थोड़ा जल्दी खराब होगा, ऐसे भी रख दोगे खराब हो ही जाएगा। तब इस ब्रेड पर होता क्या है वो ध्यान से समझो। ये जो ब्रेड है ना, ये खराब होने लगता है। और खराब क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज ग्रो कर जाता है। क्लियर है? ठीक है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है। और ये रूट लाइक भी स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है। रूट लाइक यहां पर ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो। एक ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ था। इस ब्रेड के टुकड़ा पर क्या हुआ? कुछ जर्मिनेट कर गया। वो जो जर्मिनेट करता है वो एक्चुअल में स्पोर जर्मिनेट किया। क्या जर्मिनेट किया बोलो? स्पोर जर्मिनेट किया। स्पोर क्या होता है वो ध्यान से समझो। स्पोर वो चीज होता है जो आगे रिप्रोडक्शन में मदद करता है। मतलब जैसे मान लो ब्रेड है, तो ब्रेड खराब क्या चीज की वजह से हुआ है? तो वो ब्रेड जिस पार्टिकल की वजह से खराब हुआ है, मतलब कोई कण उड़ता हुआ आया, वही कण क्या होता है? स्पोर होता है। क्लियर है? क्या होता है बोलो? स्पोर होता है। तो स्पोर उड़ता आता कहाँ से है? हवा में उड़ता हुआ आएगा और वो ग्रो कर जाता है। मान लो ये ब्रेड का टुकड़ा रखा हुआ खराब हो गया, इस पे ये ग्रो कर गया। अब ये जब ग्रो कर जाता है तो ये अपने अंदर भी स्पोर बना लेता है। क्या करता है बोलो? अपने अंदर भी स्पोर बना लेता है। एक डब्बा इसके अंदर होता है और इस डब्बा में क्या करता है बोलो? स्पोर बना लेता है। तो डब्बा में क्या भरा हुआ है बोलो? स्पोर्स भरा हुआ है। क्लियर है? अब स्पोर क्या कर रहा है बोलो? ये डब्बा रख रहा है और ये जो डब्बा है, ये मेन वाला जो रूट, मतलब जो रूट टाइप का स्ट्रक्चर है, जिस चीज से कनेक्टेड है, इसको हम बोल देते हैं स्पोरेंजियोफोर। क्या बोलते हैं बोलो? अरे बोलो, स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है? क्लियर है? समझ गया ना? समझ गया? और ये जो डब्बा है, इस डब्बा को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं बोलो? स्पोरेंजियम। क्लियर? समझ गए? और ये जो आप देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेस, इसको बोला जाता है हाइफा। क्या बोला जाता है? हाइफा। एक चीज ध्यान देना, हाइफा होता है सिंगुलर। क्या होता है बोलो? सिंगुलर। और कहीं कहीं पे हाइफी भी मिल सकता है, तो हाइफी होता है प्लूरल। ठीक है, याद रख सकते हो, सिंगुलर प्लूरल है। क्लियर है? इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। तो ब्रेड जो खराब होता है, क्या चीज की वजह से खराब होता है पता लग गया? ठीक है, ब्रेड है, ब्रेड के ऊपर कहीं से स्पोर उड़ता हुआ आया और वो आके जर्मिनेट कर गया, जम गया, और जम के ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। और इसके अंदर से भी स्पोर निकलने लगेगा, इसके अंदर से भी स्पोर निकलेगा, और ये स्पोर जाके कोई दूसरे ब्रेड को खराब करेगा या किसी दूसरे चीज को खराब करेगा। समझ गए? तो इसी को हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पर ब्लॉब ऑन ए स्टिक दिख रहा है, मतलब ये एक स्टिक जैसा स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर एक ब्लॉब दिख रहा है। ब्लॉब का मतलब होता है एक ड्रॉप जैसा। कैसा होता है बोलो? ड्रॉप लाइक। तो ये ब्लॉब लाइक है। ब्लॉब का मतलब क्या होता है? ड्रॉप। जैसे पानी का बूंद होता है, वैसा ही ये बूंद के जैसा होता है। तो इसके लिए स्पोर फॉर्मेशन के लिए एक टर्म का इस्तेमाल होता है इस टॉपिक में, वो टर्म है ब्लॉब ऑन ए स्टिक। क्या है बोलो? ब्लॉब ऑन ए स्टिक। ब्लॉब ऑन ए स्टिक का मतलब समझ में आता है? ये एक स्टिक है, ये एक स्टिक है, इसके ऊपर एक ब्लॉब लगा हुआ है, ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि स्पोर रखता है। तो ब्लॉब ऑन ए स्टिक लाइक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ब्लॉब ऑन ए स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रिप्रोडक्शन। तो इसमें रिप्रोडक्शन में जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है वो क्लियर हो गया।
ये जो स्टिक है इसके ऊपर जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है वही तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। क्लियर है, समझ गए। और वो जो ब्लॉब होता है, क्लियर है, वो क्या है बोलो, स्पोरेंजिया है। ठीक है, या इसी को बोल दो स्पोरेंजियम। ठीक है, ये जो ब्लॉब है, क्लियर है, जिसके अंदर क्या रखा हुआ है बोलो, स्पोर रखा हुआ है, कंटेन स्पोर। क्लियर है, कंटेन्स स्पोर्स। स्पोर्स क्या है पता लगा, यही रिप्रोडक्शन में आगे मदद करेगा। तो ये क्या है बोलो, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। सही है, क्लियर है। और ये जो स्पोर है इसके पास एबिलिटी होता है जमने का, एबिलिटी टू जर्मिनेट। ठीक है, इसके पास क्या चीज का एबिलिटी होता है, जम जाने का। एंड गिव राइज टू अ न्यू कॉलोनी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म। समझ गया, एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म। पढ़ो ध्यान से, एबिलिटी टू जर्मिनेट, इस स्पोर के पास एबिलिटी होता है जमने का। एंड गिव राइज टू न्यू कॉलोनी ऑफ डॉटर ऑर्गेनिज्म, और वैसा ही एक ब्रेड को पकड़ेगा, उस पर अपना पूरा कॉलोनी बना लेगा डिवाइड कर करके। समझ गए, क्लियर है। एग्जाम्पल इसका एक तो अभी आप देख ही लिए, राइजोपस। राइजोपस कहाँ लगता है, ब्रेड पे लगता है। क्लियर है, समझ गए। स्पोर फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइजोपस ही करता है, क्लियर है, और भी हर एक जानवर करता है। समझ गया, हर एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म करता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, एल्गी हो, फर्न हो, बैक्टीरिया हो, एल्गी हो, फंगस हो, ठीक है, फर्न हो, मॉस हो, एंड नहीं लिखो, मॉस हो, एक्सेट्रा। क्लियर, समझ गया। ये सब का सब क्या करता है बोलो, स्पोर फॉर्मेशन। चलो इसको जल्दी छापो। नोट कर लिए हो, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं ना है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोला जाता है, राइजोइड। छोड़ो इस सबको, ठीक है, जितना आपके बुक में है उतना ही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। स्पोर फॉर्मेशन बस इतना ही था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में लिखवा देते हैं, ब्रेड वाले के बारे में, जो जो चीज़ हम बोले हैं ब्रेड वाले के बारे में सब लिख देते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखवाएंगे तो आप भूल जाओगे। चलो थोड़ा सा स्पोर के बारे में हम बात कर लेते हैं। मान लो ये स्पोर है, क्या है बोलो, ये क्या है, स्पोर है। तो ये जो स्पोर होता है इसके बाहर एक मोटा सा कवरिंग लगा होता है, इसके ऊपर क्या है बोलो, थिक कवरिंग। समझ गए, ये भी पॉइंट लिख लो। स्पोर्स आर कवर्ड बाय अ थिक कवरिंग। क्यों इसके ऊपर मोटा सा कवरिंग होता है बोलो, क्यों कवरिंग होता है, ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके। कब, जब ये ग्रो नहीं हो रहा है तब। समझ गए, तो स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक कवरिंग। समझ गए, क्यों, प्रोटेक्ट अंटिल दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ सम मॉइस्ट सरफेस। समझ गए, क्लियर है। इस स्पोर के ऊपर कवर लगा होगा, इसके ऊपर एक वॉल लगा होगा, कवरिंग का मतलब वॉल भी बोल सकते हो, दीवार होगा। क्यों होगा दीवार, ताकि वो खराब ना हो जाए। कब, जब तक वो किसी भी भींगा हुआ सरफेस पे ना आए, until they come in contact with some moist surface। समझ गए, until they come in
कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट सरफेस। क्लियर है? मतलब ये जो आप स्पोर देख रहे हो ये जनरली मॉइस्ट सरफेस पे ज्यादा ग्रो करता है। कब ग्रो करता है पता लग गया? समझ गया ना? क्लियर है? समझ गए? भींगा हुआ जो सरफेस एकदम कॉमन है वो क्या है बोलो? मिट्टी है। तो ये मेनली मिट्टी पे ग्रो करता है, मिट्टी में। अब हम लोग ब्रेड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मान लो आप ब्रेड को भिंगा के रख दिए, ठीक है, मॉइस्ट ब्रेड ले लिए, मतलब ब्रेड को भिंगा दिए, ठीक है, ऐसे भी ब्रेड खराब हो जाता है। मान लो ब्रेड को भिंगा के छोड़ दिए, क्लियर है, कुछ दिनों के लिए, 3-4 दिन, ओपन फॉर फ्यू डेज, भिंगा के छोड़ दिए। आप देखोगे 3-4 दिन बाद क्या होगा? वो ब्रेड खराब हो जाएगा। क्या चीज की वजह से खराब होगा? फंगस की वजह से। उस ब्रेड के ऊपर थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा, समझ गए? मतलब धागा के टाइप का दिखेगा। क्लियर है? जब ब्रेड को उखाड़ के देखोगे ऊपर जो लगा रहता है भुआ टाइप जिसको बोलते हैं, तो धागा टाइप का नजर आएगा। तो धागा जो होता है एक्चुअल में ये हाइफी ही होता है। क्या होता है बोलो? हाइफी होता है। क्लियर है? बहुत बड़ा बड़ा धागा होता है, समझ गया? क्लियर है? क्लियर है? ये हुआ कैसे? यहां पर लिखा हुआ है, तो स्पोर्स ऑफ राइजोपस प्रेजेंट इन एयर, जो एयर में रहता है यही ब्रेड पर सेटल्ड हो गया, सेटल्ड ऑन ब्रेड। क्लियर है? और ब्रेड को खराब करवा दिया, समझ गए? एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू राइजोपस कॉलोनी, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू राइजोपस कॉलोनी, राइजोपस कॉलोनी। क्लियर है? समझ गए? याद रहना चाहिए। तो राइजोपस का जो स्पोर होता है वही ब्रेड के ऊपर गिरता है, ठीक है, हवा में रहता है, सेटल डाउन हो जाता है ब्रेड पे, जर्मिनेट होके नया राइजोपस का कॉलोनी तैयार कर देता है। आगे बढ़े अब हम लोग लास्ट मोड पे आते हैं। लास्ट मोड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं आराम आराम से। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है, सच में बताता हूँ आपको, ठीक है। जब भी मैं पढ़ाया बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आया, ठीक है। क्यों कन्फ्यूजन आया? क्योंकि उसको पहले से लगता है कि ये हमको समझ ही में नहीं आएगा। तो अगर आपके मन में ये है तो ये चीज़ आप निकाल दो, आपको समझ में ज़रूर आ जाएगा, ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे तब। चलो हेडिंग डालो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये हो गया 6ठा नंबर, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लावर में, या फ्लावर छोड़ो, पहले प्लांट में क्या क्या चीज होता है, ध्यान से सुनते जाना। ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड के नीचे जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रूट। जो ग्राउंड के ऊपर ये जो मेन वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टेम। जिसको जिसको डाउट है समझ लो, स्टेम पर क्या लगा है? लीफ लगा है। क्लियर है? इसके ऊपर छोटा सा ऐसा फ्रूट भी बना दो। क्लियर है? समझ गए? इसमें छोटा सा कली भी बना दो, बर्ड भी बना दो। क्लियर है? तो जो भी पार्ट ग्राउंड के नीचे है रूट हो गया, और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर है ये सूट हो गया। क्या होगा बोलो? सूट। तो रूट और सूट, समझ गए? स्टेम और सूट बहुत बच्चा एक ही समझता है, बट वो एक होता नहीं है, समझ गए? क्लियर है? चलो अब इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको नहीं पता था ये वाला लिख लो, ठीक है। ये वाला अब हम रब कर देते हैं। हो गया? रब हो गया। चलो, और इस प्लांट में क्या होता है? फ्लावर भी होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, अधिकतर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के थ्रू ही होता है। क्या चीज के थ्रू होता है बोलो? रिप्रोडक्शन में रोल फ्लावर ही प्ले करता है। अगर रिप्रोडक्शन में रोल फ्लावर के अलावा कोई और पार्ट लेने लगे
तो इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर मान लो रिप्रोडक्शन में रोल स्टेम लेने लगे, लीफ लेने लगे, तो वो क्या कहलाएगा बोलो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ गए? ठीक है, अगर ये सब मतलब आपको नहीं पता था तो नोट कर लेना। 10th में आ गए हो भाई, अब तक भी नहीं पता है तो 10th में करने क्या आए हो। चलो आगे बढ़ते अब हम लोग। तो पर क्या रहे थे बोलो? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें हम क्या बताया? न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। समझ गया? न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ पेरेंट प्लांट। पेरेंट प्लांट के कुछ पार्ट से नया प्लांट आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वो पार्ट कुछ भी हो सकता है, समझ गए? फ्लावर के अलावा। क्लियर है? इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डज नॉट इन्वॉल्व। समझ गए? इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डजंट इन्वॉल्व। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब यहाँ पे फ्लावर्स इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर है? रिप्रोडक्शन फ्लावर के बिना होगा। क्लियर है? तो कौन कौन सा पार्ट होता है ये लिख लो। ठीक है, तो पार्ट होता है, रूट्स हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लिप्स हो सकता है रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करने वाला। तो ये तीनों मेनली करता है, और भी बहुत सारा चीज़ है, सब एक एक करके बताते हैं। और ये सब रूट स्टेम लीफ जो है ये ना फेवरेबल कंडीशन आने पे, फेवरेबल कंडीशन मतलब समझते हो? ऐसा कंडीशन जिसमें किसी भी प्लांट को या आदमी को जिस चीज का जरूरत है वो चीज जब मिल जाए उसी को हम बोलते हैं फेवरेबल कंडीशन। समझ गए? तो बहुत सारा स्ट्रक्चर है। तो फेवरेबल कंडीशन में वेरियस स्ट्रक्चर्स, कौन कौन सा स्ट्रक्चर बोलो? लाइक रूट स्टेम लीफ, यही क्या करता है? नया प्लांट तैयार कर देता है, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन। समझ गए? तो रूट स्टेम लीफ जब रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करने लगता है, टेक्स पार्ट इन रिप्रोडक्शन, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या बोला जाता है बोलो? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या बोल दो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझ गए? मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अलावा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के अलावा कोई और पार्ट जब रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है उसी को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है? इसका कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। समझ गए? समझ लो, जैसे आलू। ठीक है, आलू जो आप खाते हो तो आलू में एक चीज पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं बोलो? ट्यूबर। ये रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, ये आपको याद रखना है। समझ गए? तो आलू में क्या चीज रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में? ट्यूबर। जिंजर में, ये लिख के याद कर लो, जिंजर में राइजोम। ठीक है, मैं तो बोलूंगा याद कर ही लो। ठीक है, ये सब स्टार वाला है। समझ गए? मतलब ये आपको याद रहना ही चाहिए। समझ गए? अनियन में, प्याज में बल्ब, तो प्याज का बल्ब जो होता है वही रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, एक और लिख लो, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक लीफ होता है, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में आप पढ़ेंगे। तो ब्रायोफिलम में लीफ बर्ड्स रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। समझ गए? कौन से रिप्रोडक्शन में? वेजिटेटिव में। डालिया में एडवेंटिसस रूट करता है। डालिया में एडवेंटिसस रूट, एडवेंटिसस रूट मतलब रूट का एक टाइप होता है एडवेंटिसस रूट, तो वही रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। इसको समझना कुछ नहीं है, ये बस रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करता है वो वाला चीज है। इसको एज इट इज लर्न कर लेना है, रट्टा मार लेना है। नोट कर लिए? चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल हम आपको जनरल बस याद करवाए हैं, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे काफी अच्छे से। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि
वेजिटेटिव प्रोपगेशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के बोलो? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। पहला है नेचुरल। नेचुरल मतलब ऐसा वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो खुद ब खुद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब जो प्रोपगेशन रूट से हो जाए, जो प्रोपगेशन स्टेम से हो जाए, जो प्रोपगेशन लीफ से हो जाए, तो वो हो गया नेचुरल। क्लियर है? जो अपने आप हो जाएगा। और आर्टिफिशियल क्या होता है बोलो? आर्टिफिशियल जो हम लोग के द्वारा किया जाता है, जैसे कटिंग। कटिंग क्या होता है अभी हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद और भी है ग्राफ्टिंग, ठीक है, लेयरिंग। तो ये मेनली 6 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नेचुरल। नेचुरल से हम लोग रूट से पढ़ेंगे, फिर स्टेम से कैसे होगा, फिर लीफ से कैसे होगा। आर्टिफिशियल में कटिंग कैसे होगा, ग्राफ्टिंग कैसे होगा, लेयरिंग कैसे होगा। समझ गए? क्लियर है? आर्टिफिशियल का कुछ एग्जांपल बता दे क्या? शुगर केन हो गया, रोज हो गया, ग्रेप्स हो गया। ये ऐसे ही बस लिख दिए हैं, ठीक है। ये सब में होता है। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। समझ गए? क्लियर है? हेडिंग डालो, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। मतलब नेचुरली कैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, इसको अब हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वो होता है बाय रूट्स। क्या चीज से होता है बोलो? बाय रूट होता है। समझ गए? मतलब इस प्लांट का जो रूट होता है वही प्लांट को आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसका एग्जाम्पल होता है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का नाम सुने हो? अलुआ, ठीक है। स्वीट पोटैटो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसमें भी स्पेशल तरह का रूट होता है जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिसस रूट। एडवेंटिसस रूट क्या होता है? कुछ भी नहीं, रूट का एक टाइप है। समझ गए? यहाँ पर लिख लो, टाइप्स ऑफ रूट। रूट का एक टाइप है। क्या होता है इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है, तो इसका एग्जाम्पल आपको स्वीट पोटैटो याद रखना है। एक और याद रख सकते हो, डालिया, ये भी याद रखो, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो नेचुरली होता है, मतलब रूट से होता है, उसका एग्जाम्पल देख लिए, याद रखना है आपको, ठीक है। हो गया? अब हम देख लेते हैं बाय स्टेम का एग्जाम्पल, ठीक है। बाय रूट हो गया, बाय स्टेम, ठीक है। मतलब प्लांट का स्टेम ग्रो करके रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करे। तो इसका एग्जाम्पल पूछा रनर, ठीक है। रनर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन स्टेम से होने वाले का एक टाइप का नाम है। और भी कुछ नाम है, सकर, बल्ब, ट्यूबर, ये सब नाम है। समझ गया? सकर, बल्ब, ट्यूबर, ठीक है। ट्यूबर किसमें होता है ये अभी हम आपको याद करवाए हैं। बोलो किसमें होता है? आलू में, पोटैटो में। बल्ब क्या चीज में होता है बोलो? अरे बोलो, बल्ब होता है अनियन में, ट्यूबर होता है पोटैटो में, रनर होता है घास में, और बनाना होता है शक्कर में। क्लियर है? ये 4 एग्जाम्पल आपको एज इट इज याद कर लेना है। समझ गए? क्लियर है? ये एग्जाम्पल आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है। समझ गए? चलो अब हम लोग आ जाते हैं लीफ से होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बाय लीफ देख लो। जैसे मान लो यहां पे एक लीफ है, ये लीफ है
ब्रायोफिलम का। क्या चीज का लीफ है बोलो? ब्रायोफिलम का। ये जो ब्रायोफिलम होता है इसमें ना छोटा छोटा इस लीफ के ऊपर प्लांट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बोलो? इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का पाया जाता है लीफ के ऊपर। क्लियर है? समझ गए? और ये वाला पार्ट टूट के गिर जाता है और नया प्लांट बना देता है। समझ गए? तो ब्रायोफिलम, ये जो आप देख रहे हो ब्रायोफिलम, ये क्या रखता है अपने ऊपर? बियर प्लांट्स लाइक ये होता है, ये एक्चुअल में कली ही है। तो बियर बर्ड वो क्या रखता है बोलो? कली रखता है, जो कि प्लांट टाइप का देखने में लगता है, क्योंकि ये पूरा प्लांट बना देता है इसलिए बोल दिया जाता है। तो ब्रायोफिलम अपने ऊपर क्या रखता है बोलो? बर्ड्स रखता है। समझ गए? क्या चीज के ऊपर? ऑन लीव्स। और ये जब पत्ता का ये जो बर्ड वाला रीजन है, जब ये टूट के गिरता है और सॉइल के कांटेक्ट में आता है, सॉइल के कांटेक्ट में आता है, तब ये क्या करेगा बोलो? नया प्लांट बना लेगा। तब ये डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ये अपने आप को नया प्लांट बना के डेवलप करा लेगा। इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। छापो इसको। ठीक है, नोट हो गया? नोट करो जल्दी। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे आप पढ़ेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। हेडिंग डालो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल खत्म हो चुका है। ये अगला टाइप है। ठीक है, बोर्ड तो अभी भींगा है, सूखने दो। तो नेचुरल वाला समझ में आया? रूट स्टेम लीफ से जब रिप्रोडक्शन होगा नेचुरल हो गया। समझ गए? चलिए अब हम लोग अगले के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है आर्टिफिशियल वेट अ मिनट। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, चलो समझते हैं हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो इसमें मेनली 3 मेथड होता है। फोकस हो रहा है? सही है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में कितना मेथड होता है? 3 मेथड। सबसे पहला क्या था बोलो? कटिंग। तो कटिंग कैसे किया जाता है वो सीख लो। जैसे मान लो ये एक गमला है, इसमें रखा हुआ एक प्लांट है। समझ गए? और ये इसका मान लो ये स्टेम का रीजन है, या मान लो ब्रांचेज है। अब क्या किया जाएगा? इस पार्ट को काट के हटा दो, इस पार्ट को काट के हटा दो, मिट्टी में लगा दो, और ये पार्ट जब ग्रो कर जाएगा इसी को हम बोलते हैं कटिंग। क्या बोलते हैं बोलो? कटिंग। ये एक्चुअली बड़े प्लांट में किया जाता है, मतलब गमला वाला में नहीं होता है जो मिट्टी में लगा होता है। बड़े मतलब समझते हो? श्रब्स टाइप चीज में। क्लियर है? तो कटिंग क्या होता है पता लग गया? एक छोटा सा पार्ट काटो और उसको मिट्टी में लगा दो, और ये ग्रो कर जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं कटिंग। तो इसमें हम क्या किए बोलो?
पीसेस ऑफ स्टेम को कट करते हैं मेनली। तो स्टेम के पीसेस को क्या किए हम लोग, कट कर दिए। क्लियर है? कैसे रिमूव किए, कटिंग करके, काट के हटा दिए और इसको लगा दिए हम लोग मिट्टी में। क्लियर है? और इसको प्लेस्ड कर दिए मिट्टी में और ये क्या हो जाएगा, और ये धीरे धीरे करके ग्रो करके पूरा वो अपना प्लांट के फॉर्म में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, ये सब क्या है बोलो, ऑर्नामेंटल प्लांट है। कौन सा प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब सजावट वजावट में काम आता है। क्लियर? छापो इसको जल्दी, छाप लिए? चलो अगला है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग समझो क्या होता है ग्राफ्टिंग। मान लो यहां पर एक गमला बना हुआ है, गमला में ये प्लांट, मान लो गमला में एक बड़ा सा प्लांट रखा हुआ था। क्लियर है? ये प्लांट आराम से रह रहा था। अब क्या किया गया, इस प्लांट के कुछ पार्ट को काट के हटा दिया गया। क्या किया गया बोलो, इस प्लांट के कुछ पार्ट को काट के हटा दिया गया। क्लियर है? इस प्लांट के ये रूट है। क्लियर है? ये क्या है बोलो, स्टेम है। इस प्लांट के ऊपर वाले सब पार्ट को काट के हटा दिया गया स्टेम से, और क्या किया गया, यहां पे किसी दूसरे प्लांट का स्टेम का ऊपर वाला रीजन लगा दिया गया। क्लियर है? समझ गया? क्लियर है? तो जो नीचे वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं बोलो, स्टॉक। और ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सायन। इसी को कुछ लोग स्कियोन भी पढ़ते हैं, कुछ लोग सियोन भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इसको सायन पढ़ेंगे। ठीक है? समझ गए? तो नीचे वाला पार्ट क्या है बोलो, स्टॉक है। ऊपर वाला पार्ट सायन है। स्कियोन भी पढ़ सकते हो ताकि स्पेलिंग याद रहे। समझ गए? तो स्टॉक और सायन। समझ गए? समझ गए? तो इसमें क्या किया गया बोलो, पीस ऑफ वन प्लांट विदाउट रूट। एक ऐसा प्लांट लिया गया जिसके पास रूट ना हो, विदाउट रूट हो। और विदाउट रूट वाले प्लांट को हम क्या बोलते हैं बोलो, इसके पास रूट नहीं है, तो इसको बोल दिया जाता है उस पार्ट को सायन। क्या बोला जाता है बोलो, सायन। लिख लो बगल में ताकि पढ़ने में दिक्कत ना हो, लिख लो। क्लियर है? तो बिना रूट वाला सायन को अटैच कहां पे कर दिया गया बोलो, अटैच कर दिया गया रूट वाले स्टॉक वाले पार्ट से। समझ गए? विथ रूट वाले पार्ट से। क्लियर है? रूट वाले पार्ट से। ठीक है? जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। समझ गए? तो स्टॉक और सायन में क्या अंतर होता है पता लग गया? समझ गए? क्लियर है बोलो, समझ गए? इसका एग्जाम्पल देख लो किसमें किसमें किया जाता है। मोस्ट कॉमनली एप्पल में, एप्पल का कुछ वैरायटी है इसमें। आम में तो भर भर के किया जाता है, पियर में किया जाता है, और भी बहुत चीज में किया जाता है। यही सभी याद रखो। लेमन भी याद रख सकते हो, अंगूर भी याद रख सकते हो, लेमन भी लिख ही लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे ज्यादा क्या रटोगे? ठीक है? अब हम लोग अगले मोड पे आते हैं। अगला मोड है लेयरिंग। इसमें क्या किया जाता है वो समझो।
जैसे मान लो ये एक प्लांट है, क्या है बोलो, ये प्लांट है, ये मस्त यहाँ पर ग्रो कर रहा है, ये इसका रूट्स है, क्लियर है। अब क्या किया गया, इस पार्ट के कुछ प्लांट को, इस प्लांट के कुछ पार्ट को नीचे की तरफ झुका दिया गया और मिट्टी के कांटेक्ट में ला दिया गया, क्लियर है, ऐसा समझ गया। ये है ग्राउंड वाला पोजीशन, क्या है बोलो, ग्राउंड है। नीचे क्या होगा, नीचे होगा सॉइल, मिट्टी, समझ गए। दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे है मिट्टी, समझ गए। तो मिट्टी में क्या किया गया, प्लांट के कुछ पार्ट को नीचे की तरफ डाल दिया गया और क्या होगा, यहां से कुछ टाइम बाद रूट निकल जाएगा, क्लियर है। और ये रूट इस वाले पार्ट को ग्रो करके नया प्लांट बनवा देगा, इसी को हम बोलते हैं लेयरिंग। क्या बोलते हैं बोलो, लेयरिंग, क्लियर। तो इसमें क्या किया गया पता लगा, पार्ट्स ऑफ ब्रांच इज कवर्ड विथ सॉइल, समझ गए, पार्ट्स ऑफ ब्रांच इज कवर्ड विथ सॉइल, ठीक है। आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा, कुछ दिन के बाद क्या होगा, रूट डेवलप, ठीक है। कुछ दिन बाद रूट आ जाएगा, समझ गए, और नया प्लांट बन जाएगा। इसका एग्जाम्पल रख सकते हो, इसका एग्जाम्पल ग्रेप्स भी है और जैस्मिन भी है, उसमें ये दोनों मोड किया जाता है। अरे कभी कभी डिफरेंट सारा मोड एक ही प्लांट के ऊपर किया जाता है, समझ गए, क्लियर है। रोज जैस्मिन में कटिंग भी होता है, लेयरिंग भी होता है, समझ गए। ये नहीं बोलना है कि इसमें ये बता दिए तो इसमें ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है भाई, समझ गए। चलो ये था आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज के बारे में बोलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी एग्जाम में आ जाता है, क्लियर है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एग्जाम्पल क्या है, इसमें ना मेंटेन रहता है जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिक स्टेबिलिटी। जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब समझते हो, मतलब जैसा पेरेंट्स में जीन रहेगा वैसा ही बच्चे में जीन जाएगा। क्या चीज की वजह से बोलो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वजह से। ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये क्विक मेथड होता है, मतलब ये बहुत जल्दी से रिप्रोडक्शन हो जाता है, समझ गए। ये बहुत आसानी से किया जाता है, क्लियर है। ये सस्ता भी होता है, कम पैसा खर्च होता है इसमें, और सीड लगा के बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है वो सब मेथड से, समझ गए, समझ गए। बियर्स फ्लावर्स एंड सीड, फ्लावर्स एंड सीड earlier than those plant which grows from seeds। जो प्लांट सीड से ग्रो होगा उससे जल्दी इस प्लांट में क्या होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले में फ्लावर और सीड आ जाएगा, समझ गया, क्लियर है। बहुत सारा ऐसा भी प्लांट होता है जो कि सीड नहीं बना सकता है, जैसे हो गया बनाना,
कभी आप केला का बीज नहीं देखे होंगे, समझ गए। ऑरेंज भी पॉसिबल नहीं है कि सीड फेंक के प्लांट बना लिया जाए, समझ गए। ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, तो ये सब जो प्लांट है ना, ये सब सस्टेन सिर्फ वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कारण हो पाता है। जैस्मीन हो गया, अगर इस सब का सीड डाल के ग्रो करवाओगे तो होते रह जाएगा ग्रो, समझ गए। तो पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट दोज हैव लेस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड, समझ गए। क्लियर है, समझ गए। तो पॉसिबल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ those plants which have less capacity to produce seed, ठीक है। सीड प्रोड्यूस करने का क्षमता इसके पास बहुत कम है। ये मैं नहीं बोल रहा कि नहीं करेगा, क्षमता कम है, समझ गया। चलो इसको नोट करो जल्दी से। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था एडवांटेज। अब हम लोग समझ लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेजेस। ढेर सारा खामियां तो निकल ही जाएगा, समझ गए ना। किसी भी चीज में खामियां निकालने जाओगे ढेर सारा निकल जाएगा, समझ गए। और आदमी को दोनों चीज पता होना चाहिए, अंधभक्त नहीं बनना है, समझ गए। अंधभक्त को कभी भी खामियां नजर ही नहीं आता है, समझ गए। आपके पास ऐसा टैलेंट होना चाहिए कि किसी भी आदमी का भर भर के आप बुराई कर सको और किसी भी आदमी का भर भर के तारीफ कर सको, ठीक है। आपके पास दोनों टैलेंट होना चाहिए, समझ गया ना। अगला है डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का डिसएडवांटेज क्या है, क्लियर है। बहुत सारा डिसएडवांटेज है। अब सीड को आप आसानी से कैरी कर सकते हो, पैकेट में रख के ले जाओगे, लेकिन आप ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो प्लांट तैयार होता है, मतलब प्लांट का कुछ पार्ट तोड़ के ले जाओगे, हो सकता है कि कुछ दिन में खराब हो जाए या रास्ते में ही डैमेज हो जाए, लेकिन सीड नहीं होगा। तो इसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है, तो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द सीड, समझ गए। सीड नहीं बोलो, प्लांटलेट बोलो, समझ गए। डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द प्लांटलेट। प्लांटलेट का मतलब समझते हो, स्मॉल प्लांट, जो छोटा वाला प्लांट होता है ना, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से बनता है, उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। तो डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट द प्लांटलेट देन सीड, मतलब सीड से थोड़ा ज्यादा मुश्किल है कैरी करना, क्योंकि वो खराब हो सकता है, टूट सकता है, आसानी से डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो इजीली डैमेज हो सकता है, कब? ड्यूरिंग स्टोरेज। अगर आप स्टोरेज करोगे तो आसानी से खराब हो सकता है, ये आसानी से डिजीज कैरी कर सकता है, समझ गया। कैरी डिजीज, क्यों डिजीज कैरी कर सकता है? अगर मान लो इसका मम्मी पापा इन्फेक्टेड है, मतलब पेरेंट्स में डिजीज है, तो ऑफ स्प्रिंग में पक्का डिजीज चला जाएगा, ठीक है। अगर इसके पेरेंट्स के अंदर क्या है बोलो, डिजीज है, तो ये डिजीज ऑफ स्प्रिंग में, मतलब उसके नए प्लांट में जरूर चला जाएगा, क्लियर है। तो डॉटर प्लांट में जरूर ट्रांसफर हो जाएगा, क्लियर है, ट्रांसफर हो जाएगा डॉटर प्लांट में, क्योंकि एज इट इज कॉपी तैयार किया जा रहा है, समझ गया। इसमें कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है, कोई जेनेटिक वेरिएशन नहीं। हम आपको बताए थे पिछले दिन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आता है, जिसके वजह से वो बेहतरीन होता है, समझ गए, क्लियर है। मतलब ये लेस अडेप्टिबिलिटी होता है इसके पास, मतलब इसके पास अडेप्टेशन का अच्छा क्षमता नहीं होता, मतलब ये किसी भी चीज़ को झेल नहीं सकता है, मतलब ये लेस अडेप्टिबिलिटी है इन्वायरमेंट के लिए, समझ गए। मतलब अगर थोड़ा सा एडवर्स कंडीशन आ जाए ये खराब हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझते जाना, ठीक है। नहीं समझोगे गड़बड़ा जाओगे, क्लियर है। बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट टिश्यू कल्चर में भी आता है, समझ गए।
टिश्यू कल्चर में नया नया टर्म सब आ जाएगा, समझ गया ना, इसलिए डाउट आता है। मैं समझ रहा हूँ आपका दिक्कत। स्कूल में तो भाई समझ लो एक लाइन भी समझ नहीं आएगा, सही मैं बताता हूँ। मैक्सिमम स्कूल का यही हाल है। अरे सच्चाई तो ये है कि मैक्सिमम स्कूल में बायो के टीचर भी नहीं होते हैं। मैक्सिमम स्कूल में मैं बता रहा, अच्छा स्कूल में नहीं होते हैं। मैं जहां अभी हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल है, ठीक है, जो ICSE बोर्ड वाला है, समझ गए। वहां पर भी अभी बायो के टीचर नहीं है, सोच लो, ठीक है। जबकि ICSE वाला बहुत कम स्कूल होता है किसी भी जिला में, समझ गए ना। तो मेरे भी जिला में बस एक ही स्कूल है और उस स्कूल में भी बायो के टीचर नहीं, जबकि फीस बहुत ज़्यादा हाई है। आप सोच नहीं सकते उतना ज़्यादा हाई है, समझ गए ना। तो यही कंडीशन है स्कूल का। चलो लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। पॉसिबल नहीं है कि कोई भी टीचर वहाँ पे जाए, क्योंकि फीस ही नहीं देता है। सच्चाई यही है। ICSE का बायो बहुत टफ होता है, समझ गए ना, CBSE के तुलना में। चलो लास्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको काफ़ी ध्यान से समझना। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में आपको पढ़ना है। आपको क्या करना है वो ध्यान से समझते जाना। प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको क्या करना है, किसी भी प्लांट का एक छोटे से पार्ट को काट लेना है, तोड़ लेना है, समझ गए। क्या क्या पार्ट ले सकते हो आप? प्लांट का लीव्स ले सकते हो, प्लांट का स्टेम ले सकते हो, फ्लावर बर्ड्स ले सकते हो, फ्लावर ले सकते हो, बर्ड ले सकते हो, स्टेम ले सकते हो, ठीक है। कोई भी पार्ट ले सकते हो, या ग्रोइंग जो टिप वाला रीजन होता है, ग्रोइंग टिप मतलब समझते हो? अरे भाई जैसे मान लो ये प्लांट है, तो ये प्लांट आगे की तरफ हाइट जो बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है, क्या चीज की वजह से? ये जो टिप है इसी की वजह से, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रोइंग टिप। तो ये सब पार्ट को आप ले लो, समझ गए। ये सब जो पार्ट है प्लांट का, इसका छोटा छोटा पास आप छोटा छोटा कोई भी पार्ट काट के एक ले लो, ठीक है। जैसे मान लो हम ग्रोइंग टिप का एक छोटा सा पार्ट काट के ले लिए, क्लियर है। मतलब प्लांट टिश्यू हम छोटा सा ग्रोइंग टिप रीजन से ले लिए, क्लियर है। क्या ले लिए हम लोग बोलो? स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट्स ले लिए। क्या क्या ले सकते हैं लिखा हुआ है, समझ गए। तो स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट टिश्यू को हम ले लिए। ये जो प्लांट टिश्यू का छोटा सा पीस होता है, इसको क्या बोला जाता है याद रखना, कॉल्ड एज एक्सप्लांट। क्या बोला जाता है बोलो? एक्सप्लांट, ठीक है, समझ गए। क्या बोला जाता है? एक्सप्लांट। जैसे मान लो ये डब्बा है, तो इस डब्बा में क्या किए हम लोग? छोटा सा एक्सप्लांट ले लिए। क्या ले लिए? एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब क्या है? इसमें से कोई भी एक छोटा सा पार्ट काट के ले लेना, क्लियर है, समझ गए। इसको कहाँ लेना है वो याद रखना, स्टेराइल कंडीशन में लेना है, स्टेराइल बर्तन में। स्टेराइल बर्तन का मतलब होता है ऐसा बर्तन जिसमें कोई भी जर्म ना हो, मतलब बैक्टीरिया वायरस ना हो। मतलब स्टेराइल का मतलब क्या होता है? जर्म्स फ्री, मतलब जर्म ना हो। कभी भी सिरिंज जब देखोगे तो सिरिंज के ऊपर लिखा रहता है स्टेराइल सिरिंज। क्यों लिखा रहता है पता है? ताकि उसके अंदर कोई जर्म नहीं होता, इसी कारण से लिखा होता है। अगर सिरिंज के अंदर मान लो अगर अंदर जो पन्नी होता है उसके अंदर अगर हवा नहीं है तो उससे कभी सुई नहीं लेना चाहिए, बहुत चांस है कि वो खराब हो गया होगा, समझ गए। तो जो सिरिंज होता है वो स्टेराइल होता है, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होता है। तो ये बर्तन कैसा लेना है? बैक्टीरिया फ्री बर्तन लेना है, मतलब जर्म फ्री बर्तन लेना है, समझ गए। और ये जो प्रोसेस करवाना है ना, ये क्या चीज़ में करवाना है? इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है टेस्ट ट्यूब में। क्या चीज़ में बोलो? टेस्ट ट्यूब में। और टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रोसेस कहाँ चलेगा? लैब में चलेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ होगा बोलो? लेबोरेटरी में होगा। कहाँ होगा? लेबोरेटरी में। तो स्टेराइल बर्तन लेना है, मतलब स्टेराइल बीकर लेना है, या जो भी ले सकते हो, टेस्ट ट्यूब ले लो, जो लेना है वो ले लो, ठीक है। जिसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं बोलो? इन विट्रो कंडीशन यूज करते हैं, समझ गए, क्लियर है।
अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, मतलब भर भर के खाना पीना दे देते हैं। ठीक है, मान लो इसके अंदर हम डाल दिए न्यूट्रिएंट्स, क्या डाल दिए बोलो, न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, मतलब प्लांट का छोटा सा पार्ट डाल दिए और न्यूट्रिएंट्स डाल दिए। क्लियर है, समझ गए। अब क्या होगा, ये प्लांट ना डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, मतलब कल्चर करना स्टार्ट कर देगा। कल्चर करना मतलब डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा, और ये अपने बाहर मोटा सा कवरिंग बनाने लगेगा। क्या बनाने लगेगा बोलो, कवरिंग लाइक, इस टाइप का बड़ा सा होने लगेगा, धीरे धीरे ये फैलने लगेगा। ठीक है, कवरिंग नहीं होता है एक्चुअल में, फैलने लगता है, फील होता है कि कवरिंग है। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको कैलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैलस। तो इसके चारों तरफ बड़ा सा कैलस बन गया, मतलब न्यूट्रिएंट्स वाले मीडियम में हम इसको डाल दिए डिवाइड होने के लिए। अब क्या हुआ पता लगा, अब ये ग्रो करके कैलस बना दिया। तो ये ग्रो करके क्या बना दिया, कैलस बना दिया। कैलस क्या है पता लगा, ये डिवाइड करके बना दिया, मतलब मास ऑफ सेल्स है। ये सेल का एक्चुअल में गुच्छा होता है, समझ गया, क्लियर है। अब ये जो कैलस है, इस कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है हार्मोन में, मतलब ये जो कैलस आप देख रहे हो ना, इस कैलस को निकाल के हार्मोन में डाल दिया जाता है। हार्मोन में क्यों डाल दिया जाता है, ताकि ये जो कैलस है, इससे ना रूट स्टेम लीफ ये सब बन सके, मतलब क्या हो सके बोलो, डिफ्रेंशिएट हो सके। पहले तो ग्रोथ होगा, हार्मोन में डालेंगे तो, और डिफ्रेंशिएट भी होगा, मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा। क्लियर है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, रूट स्टेम लीव्स ये सब ग्रो होना, तो ये सब ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे क्लियर है, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, नहीं ना डाउट, समझ गए। अब इसमें जो छोटा छोटा जो प्लांट बनेगा, स्मॉल स्मॉल जो प्लांट बनेगा, मतलब ग्रो कर जाएगा, रूट स्टेम लीफ सब बन जाएगा, उस छोटे को हम बोलेंगे प्लांटलेट। क्या बोलेंगे बोलो, प्लांटलेट। प्लांटलेट्स क्या होता है, वो जो स्मॉल प्लांट बनेगा, क्लियर है, तो वो क्या है बोलो, प्लांटलेट है, समझ गए। तो ये जो प्लांटलेट है, मतलब जो छोटा सा प्लांट बना, ये जो प्लांट है ना, इसमें बीमारी कभी नहीं होगा, मतलब ये प्लांट डिजीज फ्री प्लांट बन गया। मतलब ये जो टिश्यू कल्चर है, इसमें डिजीज नहीं होता है, ये डिजीज फ्री बन के तैयार होता है, समझ गए। इसके आगे ऊपर लिखते हैं, नोट कर लिए। इसका एक और नाम है, इसको बोला जाता है, एरो देके लिखना, कॉल्ड एज इन विट्रो। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्लियर है, इन विट्रो वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्लियर है। इन विट्रो मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर लैब में होने वाला वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अरे क्लियर है, बोलो, समझ गए, समझ गए। और इस प्लांट को क्या किया जाएगा, लैब से ट्रांसफर कर दिया जाएगा मिट्टी में, और मिट्टी में जाके ये प्लांट ग्रो करेगा, समझ गए। इसका और फीचर देख लो, ये बहुत तेजी से डिवाइड होता है टिश्यू कल्चर के माध्यम से, रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रुको, एडवांटेजेस करके लिखवा देते हैं, ठीक है। टिश्यू कल्चर का एडवांटेजेस क्या क्या है, तो इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से आप ढेर सारा प्लांट बना सकते हो, लिमिटेड स्पेस में बना सकते हो, बेस्ट क्वालिटी का बनेगा, सुपेरियर क्वालिटीज का बना सकते हो, समझ गए। आगे बढ़े, इसमें सिंगल पेरेंट से आप ढेर सारा प्लांट बना सकते हो, समझ गए ना। इसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सिंगल पेरेंट, मतलब एक पेरेंट से आप ढेर सारा प्लांट बना सकते हो, समझ गए। और रैपिड प्रोपगेशन आप करवा सकते हो, क्या चीज का, ऑर्नामेंटल प्लांट का।
सजाने धजाने वाला जो प्लांट है, ठीक है, उसका आप बहुत तेजी से क्या करवा सकते हो, प्रोपगेशन। एग्जाम्पल हो गया जैसे कार्नेशन का फ्लावर बहुत महंगा बिकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है, जल्दी खराब भी नहीं होता है। ऑर्किड्स हो गया, ठीक है, डालिया हो गया। तो इस सब को क्या किया जाता है, इसी टिश्यू कल्चर मेथड से तैयार किया जाता है। अरे भाई, एक प्लांट को आप डिफरेंट तरीके से तैयार कर सकते हो, समझ गए, नोट करो इसको, जल्दी कर लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका लेक्चर समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।